तो फ्रेंड्स आइए हम ये जो न्यूमेरिकल है सॉल्व करके देखते हैं। पिछले सेशन में मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया था। अब आइए सबसे पहले हम सिंप्लेक्स की टेबल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिस, ठीक है। उसके साथ में वेरिएबल्स आ जाएंगे सारे। हमारे पास आएगा x1, उसके बाद आएगा x2, ठीक है। उसके बाद है s1, फिर है s2। ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन के हिसाब से लिखें x1 x2 s1 s2 और लास्ट में आएगा a, ठीक है। फिर हम b की वैल्यू निकालेंगे। समझ आ रहा है? अभी हम फेज 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। फेज 1 में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या नहीं। हम सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के सम की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम, और देखते हैं कि क्या वो मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है। अगर 0 आ रही है देन इट इज सॉल्वेबल। और ऐसे में फिर हमें मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, एक स्टार्टिंग टेबल मिल जाती है आगे काम करने के लिए, ठीक है। तो आइए फिर सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर सी जे, अब इन सबकी कोफिशिएंट्स की वैल्यू, सबके कोफिशिएंट्स क्या है 0, ठीक है। खाली ए का कोफिशिएंट है 1, बाकी सबका कोफिशिएंट 0 है फेज 1 में, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम S1 निकालेंगे और हम निकालेंगे A2 लिखा हुआ है हमने यहाँ पे A2, ठीक है, A2। और उसके बाद आ गया CB, कोफिशिएंट ऑफ बेसिस। S1 का कोफिशिएंट है 0, A2 का कोफिशिएंट है 1। आइए इक्वेशन लिखते हैं जो कंस्ट्रेंट्स है। 2 1 1, ठीक है। इट इज 2 1 1, ये आएगा 0, ये आएगा 0 एंड इट इज अगेन इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद आ गए 1 4 1 4। S2 का कोफिशिएंट है -1, S1 का कोफिशिएंट 0 है और A2 का कोफिशिएंट है 1, ठीक है। और यहां पर है 6, ये चीज, ठीक है। अब आइए फिर हम निकालते हैं ZJ वैल्यू, ZJ। ये अब ये यहां पर मतलब ऊपर वाले को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, सिर्फ नीचे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया 1 4 0 -1 1 एंड 6। अब आइए निकालते हैं CJ माइनस ZJ, ठीक है। CJ माइनस ZJ, तो 0 माइनस दिस, ये आ गया -1 -4 एंड वी हैव 0 एंड 0 -1 0 -4 0 -0 0 0 -1 यानी +1 और यहां पर आ गया 0, ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है हम उसे चूज करेंगे। अब यहाँ -4 है तो मैं इसे चूज कर रहा हूँ। ये आ गया मेरा की कॉलम, ये की कॉलम आ गया। दिस विल बी माय इनकमिंग वेरिएबल, ये मेरा इनकमिंग वेरिएबल आ गया, ठीक है। अब x2 इनकमिंग है। अब आइए थीटा कॉलम निकालते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही। सो इट विल बी 1/1 1, 6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहाँ पर आ गया 6/4, सो इट विल बी 3/2, ये चीज, ठीक है। तो मिनिमम, जो मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू हम उसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये आ गया हमारा आउटगोइंग वेरिएबल, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर की एलिमेंट। ये 1 आ गया हमारा की एलिमेंट। लकीली मतलब ये 1 है तो चीजें काफी इजी हो गई हैं। यहां तक समझ आ गए? तो अब ये आ गया हमारे पास। अब आइए फिर एक और टेबल हम ड्रॉ करते हैं जिसमें की एलिमेंट हमारा 1 होगा और बाकी के जो एलिमेंट है, बाकी का ये जो अगली रो का एलिमेंट है दैट विल बी 0, ठीक है। तो आइए फिर सॉल्व करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं CJ 0 0 0 0 1, ठीक है। यहां पर आगे बेसिस, यह आगे है x1 x2 s1 s2 a2 b एंड थीटा निकालेंगे बाद में, खैर उसकी जरूरत अगर देखते हैं पड़ेगी। अब ये s1 की जगह क्या आ जाएगा x2 और उसके नीचे आएगा a2। अब इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, x2 का कोफिशिएंट है 0, a2 का कोफिशिएंट है 1, ये आ गया CB, ठीक है। अब ये वाली पूरी की पूरी रो एज इट इज चलेगी। सो इट विल बी 2 1 1 0 0 1, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब नीचे हमें यहां पर बनाना है 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। जो फिक्स्ड रेशियो है मैं उसे 4 ले लूंगा, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ गया, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया
4 to the 8 और यहाँ माइनस किया 1 minus 8, so it is minus 7. यहाँ पर आ गया 4 minus 4 into 1, so it comes out to be 0. 0 minus 4 आ गया, minus 1 minus 4 into 0, तो ये आ गया minus 1. ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1 minus 0 into 4, तो ये आ गया 1. ठीक है, और ये आ गया 6 minus 4 into 1, यहां पर आ गया 2. ये चीज समझ आ गए. ठीक है, तो हमने निकाले. भाई ये ZJ वैल्यू निकालते हैं. ZJ वैल्यू हम निकालते हैं, कितनी आ गई, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. तो नीचे वाली रो एज इट इज लिख लेता हूं मैं. ZJ आएगा -7 0 -4 -1 1 2 एज इट इज आ गया. अब निकालते हैं CJ माइनस ZJ. तो दिस माइनस दिस. ठीक है, CJ माइनस ZJ, तो 0 माइनस माइनस 7 यानी 7, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस माइनस 4 यानी +4, 0 माइनस माइनस 1 यानी +1, 1 माइनस 1 0. ये चीज. तो फ्रेंड्स हम मिनिमा हम निकाल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं. ठीक है, हम मिनिमाइज कर रहे हैं हम अपने फंक्शन को. अब आपको पता है कि अब यहां पर ZJ माइनस CJ माइनस ZJ जो हम चेक करते हैं, अगर इसमें क्या है कि अगर तो सारे के सारे अगर 0 आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, 0 आ रहे हैं या फिर पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब हम मिनिमम वैल्यू अटेन कर चुके हैं. ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए 0 0 1 4 7, तो या तो 0 आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमें मिनिमम मिल चुका है, जो फंक्शन है वो ऑप्टिमाइज हो चुका है. ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, ZJ की मिनिमम वैल्यू आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी 2. क्लियर है यहां तक, आपको समझ आ रहा है. ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 0 नहीं आ रही, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है. A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, पर कायदे से अकॉर्डिंग टू द रूल आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका 0 आना चाहिए. ठीक है, तो यानी कि हम बच गए. पूरी कैलकुलेशन करते उसके बाद पता चलता है हमें फेज 1 में ही पता चल गया कि ये जो प्रॉब्लम है इट हैज गॉट नो पॉसिबल सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं. यहां तक समझ आ गया. ठीक है, अगर बाय चांस सपोज कीजिए प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है, ठीक है, प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है और वो सॉल्यूशन क्या है हमारा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट इज गॉट नो पॉसिबल सॉल्यूशन. ठीक है, तो खत्म हो गया न्यूमेरिकल. अब वैसे आपको समझा रहा हूं आगे के लिए. ठीक है, अगर बाय चांस सपोज कीजिए कि यहां पर हमें मिल जाता ZJ 0, ठीक है, और यहां पर आर्टिफिशियल वेरिएबल B सपोज करो आ जाता 0 या इस मैट्रिक्स से बाहर हो जाता. अब हमें Z की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 मिल गई है, मिनिमम वैल्यू 0 मिल गई है. ठीक है, और ऊपर से A2 की वैल्यू भी हमें 0 मिल गई है. ठीक है, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है अगर ऐसा हो जाता. अब ऐसे में आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हम अप्लाई करेंगे फेज 2. ठीक है, अब फेज 2 में आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना. ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या कहा है, इस इक्वेशन को हटा के इसकी जगह ये इक्वेशन लिख दो. ये जो इक्वेशन है प्रॉफिट की या कॉस्ट की जो भी है, ये इक्वेशन हटा के ये वाली इक्वेशन लिख दो. ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनके जो कोफिशिएंट्स है वो चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आ गया 5, ये आ गया 3, ये आ गया 0, ये आ गया 0. ये चीज समझ आ गई, इनके जो कोफिशिएंट्स है वो चेंज हो जाएंगे. ठीक है, बाकी की टेबल ये एज इट इज रहने दो. ठीक है, ये ZJ भी रहने दो, ये CJ माइनस ZJ ये दोबारा कैलकुलेट करो. ठीक है, क्योंकि ऊपर CJ चेंज हो गया ना, Z तो वही है, CJ चेंज हो गया, तो इस CJ माइनस ZJ इन्हें दोबारा कैलकुलेट करो. समझ आ रही है चीज आपको. तो इस तरह से जब मैंने बोला ना कि टेबल वही रहने दो, बस ऊपर के कोफिशिएंट ऊपर के चेंज कर दो. ठीक है, टेबल वही रहने दो, ऊपर के कोफिशिएंट चेंज कर दो. ये चीज आपको समझ आ रही. ठीक है, तो अब ये आ गया. अब आप यहां से कंटिन्यू करिए, CJ माइनस ZJ आप निकालिए. ठीक है, अब जैसे यहां पर आ गया 5 माइनस माइनस 7, सपोज कीजिए आ गया 12, 3 माइनस 0 ये आ गया 3, 0 माइनस माइनस 4 ये आ गया 4, 0 माइनस माइनस 1 ये आ गया 1. समझ आ रहे हैं यहां तक आपको, ये चीज आप क्लियर हो रही है. ठीक है, अब आप देखिए कि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है या मैक्सिमाइजेशन की है. अगर अब सपोज कीजिए अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होती है, मिनिमाइजेशन की, तो सारे ही पॉजिटिव आ रहे हैं CJ माइनस ZJ.
सारी पॉजिटिव आ रही है, यानी कि हमें मतलब मैक्स जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो मिल गई है। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होती तो आप सबसे बड़ा मतलब जो पॉजिटिव नंबर है आप उसे सिलेक्ट कर लेते। तो अगर मैक्सिमाइजेशन की होती तो मैं और आगे चलता, मैं इसे सिलेक्ट करता और आगे प्रोसेस करता। समझ आ गया? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि फेज 2 में हम क्या करते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, अगर a 0 आ गया, ठीक है, और आपका जो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू अगर वो भी 0 आ गया, तो आगे क्या करोगे आप? सिंपली ऊपर की जो सीजेस हैं, सीजे जो है आपके, ठीक है, ये 0 0 0 0 1 जो लिखा हुआ था, आप इसे हटाकर अपने जो ओरिजिनल सीजे हैं वो लिख लीजिए। ये 5 3 0 0 ओरिजिनल सीजे आप लिख लीजिए, ठीक है। अब जब सीजे चेंज हो गए तो नीचे ये जो सीजे माइनस जेड है ये भी चेंज हो जाएंगे। इन्हें दोबारा कैलकुलेट कीजिए और आगे सॉल्व कीजिए जैसे आप नॉर्मली करते हैं। समझ आ रहा है आपको? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी जब करोगे ना तब आपको समझ आएगा। ये ए भी तो है, ए इस कॉलम का क्या करना है। एक्चुअली ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था एक है केस नंबर 2 और एक है केस नंबर 3, याद है? मतलब केस नंबर 1 क्या है? z इज नॉट इक्वल टू 0, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती। अब केस नंबर 2 क्या है कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो आपके 0 आ रहे हैं, ठीक है, z भी आपका 0 आ रहा है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब दो केस हैं, एक तो केस ये है जिसमें ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल a है ये टेबल से ही बाहर निकल गया है, टेबल के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे ही ये टेबल से बाहर निकला, आर्टिफिशियल वेरिएबल को भूल जाओ कि वो था भी, ठीक है। जैसे वो टेबल से बाहर निकलेगा ना, टेबल से बाहर निकलने का मतलब जानते हो ना, ये जो बेसिक वेरिएबल्स है, अभी a टेबल के अंदर है, जैसे ही यह आउटगोइंग वेरिएबल बन के बाहर निकला, इसकी जगह कोई और वेरिएबल आया, आर्टिफिशियल वेरिएबल को भूल जाओ, बस आगे उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, और नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो सम फेज 2 के अंदर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस के अंदर है, आर्टिफिशियल वेरिएबल नॉन बेसिक नहीं है, बेसिक वेरिएबल है और प्रॉब्लम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करते हो? ऐसे में आप इस इक्वेशन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करते हो, ठीक है, और उसका कोफिशिएंट आप क्या रखते हो? 0। उसका कोफिशिएंट आप क्या रखते हो? उसका कोफिशिएंट आप रखते हो 0। बिग एम मेथड में हमने उसका कोफिशिएंट +m या -m रखा था, ठीक है, पर टू फेज मेथड में हम इसका कोफिशिएंट 0 रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इस आर्टिफिशियल वेरिएबल को जल्द से जल्द टेबल से बाहर निकाल दें, ठीक है, इसकी जगह कोई दूसरा वेरिएबल हम ले आए। समझ आ रही है चीज आपको? ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? तो क्वेश्चंस करोगे तो आपको मतलब ये जो सिंपलेक्स मेथडोलॉजी थोड़ा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए इसकी। क्वेश्चंस बहुत लेंथी रहते हैं और मतलब करते हुए गलतियां भी बहुत होती हैं, पर अगर आप साफ सुथरा काम अगर आप करोगे तो आपके काम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, मिस्टेक नहीं होगी, अगर आप साफ सुथरा काम कर रहे हो, ठीक है। समझ आ रहा है? तो मैंने आपको टू फेज मेथड अच्छे से समझा दिया। एक क्वेश्चन पूरा प्रॉपर लंबे चौड़े वाला सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, तो चीजें और बेटर हो जाएंगी।